चेतावनी देना जरूरी है, उनको ये बतलाना जरूरी है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, तो कोई ऐसा काम ना कीजिए ये सोच के कि भाई ये सरकार है, ये कुछ स्थायी सरकार नहीं, ये मोदी सरकार कोई ऐसी तो है नहीं कि हमेशा रहने वाली। तो अफसरों को ये सोच के काम नहीं करना चाहिए कि मोदी सरकार हमेशा रहेगी, भाजपा और संघ की सरकार ये जाएगी। और नजर आ रहा है ये चुनाव सही प्रकार से हुए होते 2024 में, तो 2024 में भी इनकी सरकार नहीं बन रही। जो ये ईवीएम की मशीन है ये कुछ अच्छा सोच के लाए गए थे, लेकिन अब इसका जो मिसयूज हो रहा है तो इस पे रोक लगाना और इस पे मिसयूज उसका खत्म करना, ये तो सवाल उठेगा फिर कि आरएसएस और भाजपा कभी सामाजिक न्याय शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, कभी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति की बात नहीं करते। ये जो सरकार है मनुवादी आरएसएस और बीजेपी की, इन्होंने जो सरकारी कॉलेज थे, जो सरकारी स्कूल थे, उनका सत्यानाश कर दिया। वंचित समाज को दोबारा से वंचित एकलव्य की तरह करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता मनुवादी मानसिकता है। तो जब तक इस देश का एक एक दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वो समता के स्तर पे नहीं आ जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। देश में जब जब चुनाव आता है तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टियां सियासी हलचल में कूदने लगती हैं। सोचिए किस तरीके से सड़कों से संसद तक कोहराम मचा हुआ है। विपक्ष का हर एक नेता एक सवाल पूछ रहा है केंद्र सरकार से, इस देश के चुनाव आयोग से, कि आखिर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बात तो करता है, लेकिन हकीकत धरातल पे स्थिति कुछ और दिखाई देती है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक चेतावनी भी दी है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, ओबीसी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जैन। उन्हीं से जानेंगे कि राहुल गांधी अभी सत्ता में भी नहीं आए और एजेंसियों को डराने की उन्होंने बात कहना शुरू कर दिया है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जय संविधान। जी, हाँ जी। आपसे सवाल लेंगे कि कल राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से संसद के बाहर चुनाव आयोग को चैलेंज किया, अभी तो सत्ता में भी नहीं आया है, अभी से डराना चालू कर दिया। ये डराना नहीं जी। देखिए, अगर कोई भटक जाता है और संवैधानिक मार्ग पे चलने के अलावा जो है गैर संवैधानिक मार्ग पे चलता है, तो उसको चेतावनी देना जरूरी है, उनको ये बतलाना जरूरी है कि सरकारें आती जाती रहती हैं। ठीक है, संविधान हमारा था, है, रहेगा, तो कोई ऐसा काम ना कीजिए ये सोच के कि भाई ये सरकार है, ये कुछ स्थायी सरकार नहीं। बहुत सारी सरकारें आई चली गई। एक समय में यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य था, कोई सोचता था कभी उसके सूरज नहीं डूबता था पूरी दुनिया में, लेकिन कांग्रेस उससे लड़ी और उसको परास्त किया महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये मोदी सरकार कोई ऐसी तो है नहीं कि हमेशा रहने वाली। तो अफसरों को ये सोच के काम नहीं करना चाहिए कि मोदी सरकार हमेशा रहेगी, भाजपा और संघ की सरकार ये जाएगी। और नज़र आ रहा है ये। और अगर मेरे को लगता है कि अगर चुनाव सही प्रकार से हुए होते 2024 में, तो 2024 में भी इनकी सरकार नहीं बन रही थी। मतलब इतने सालों से कांग्रेस जब सत्ता में थी तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया जा रहा था, ना वोटर लिस्ट का कोई धांधली की खबरें आ रही थी। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, आपने ईवीएम को मुद्दा बनाना चालू कर दिया। देखिए, ईवीएम एक हथियार है, पिस्तौल है। पिस्तौल सिपाही को दी जाती है, पुलिस को दी जाती है, तो वो आम नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन अगर उस पिस्तौल का दुरुपयोग होने लगे तो आम नागरिकों की भी हत्या हो जाती है। तो ऐसे ही जो ये ईवीएम की मशीन है ये कुछ अच्छा सोच के लाए गए थे, लेकिन अब इसका जो मिसयूज़ हो रहा है तो इस पे रोक लगाना और इस पे मिसयूज़ उसका ख़त्म करना, ये तो सवाल उठेगा फिर। लगातार आपके पार्टी के जो लीडर हैं वो हकमारी की बात कर रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। कि आपको लगता है कि बीजेपी का जो भगवाकरण है उस पर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय वाकई में काम करेगा? देखिए, ऐसा है, इस देश में 90% जो लोग हैं वो वंचित समाज के रहे हैं। जो मनुवादी व्यवस्था रही है उसमें इस देश के ओबीसी, दलित, आदिवासी, उनको जो समान मानवीय अधिकार होते हैं उनसे भी वंचित रहे। उनको इंसान की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था। वो संपत्ति नहीं रख सकते थे, शिक्षा नहीं ले सकते थे, वो काम करते थे जैसे बैल काम करता है, आप उसको कोई सैलरी नहीं देते ना मंथली, तो ऐसे उनको सैलरी भी नहीं मिलती थी। सिर्फ ये पेट भर अनाज मिल जाएगा, पेट भर भी नहीं, आधा पेट अनाज मिलता था खाने को। तो ये व्यवस्था हज़ारों साल तक चली। उसके बाद अब हमारा संविधान आया और ये सबको बराबर का दर्जा देता है। लेकिन जो हज़ारों साल का जो बैकलॉग है, जिसकी वजह से कमज़ोर हो गया समाज, क्योंकि वो शिक्षा से हज़ारों साल तक दूर रखा गया, उनको संपत्ति से दूर रखा गया, तो वो संपत्ति में भी कमज़ोर है, शिक्षा में भी कमज़ोर है, उनको मान सम्मान नहीं मिला। तो अब उनको विशेष अधिकार देके मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। और
कांग्रेस ने जब से संविधान बना तब से इस काम में लगातार लगे, और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी दलित और आदिवासी, उनके लिए काम हुआ। और अब कांग्रेस का जो है फोकस जो है वो अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज की तरफ हो रहा है, और उनके साथ भी जो अन्याय हुआ है। आप देखिए, हमारा जो शक्ति संरचना है हमारे देश की, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है। ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी के सिर्फ 3 सेक्रेटरी हैं 90 में से, आउट ऑफ 90 ओनली 3। फिर आपका जो मीडिया हाउसेज हैं, 2500 चैनल हैं अदानी अंबानी के, उनमें मतलब किसी पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति का कोई चैनल नहीं है, ना वो एडिटर है ना एंकर है। तो वहाँ भी मतलब पावर स्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट जो उसका स्तंभ है पावर का, मीडिया उसमें नहीं है, ब्यूरोक्रेसी। फिर आपका जो उद्योग जगत है, जो पूंजीपति हैं अदानी अंबानी, उसमें ओबीसी SC ST नदारत है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें समावेशी वो पावर स्ट्रक्चर नहीं होता। जापान चले जाइए, सारे जापानी उसमें बराबर की हिस्सेदारी है। जर्मनी में जर्मनी की हिस्सेदारी है। यहाँ पे कास्ट बेस्ड है, जन्म के आधार पे है। तो जब तक ये देश में कास्ट बेस कब्जा रहेगा पावर स्ट्रक्चर पे, ये देश कभी भी सशक्त, समृद्ध और जो हमारे बाबा साहब कहते हैं ना प्रबुद्ध भारत, वो प्रबुद्ध भारत नहीं बन सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि जो 90% जो जाति व्यवस्था में कुचला गया, जिसको ठोकर मारी गई, जिसको गालियां दी गई, उसको मुख्य धारा में ला करके इस देश को बनाने में लगाया जाए। और उसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो था वो राहुल जी ने हमारे इलाहाबाद के संविधान सम्मेलन में दिया था। उन्होंने कहा था कि आप कल्पना कीजिए कि एक हवाई जहाज़ है, उस हवाई जहाज़ में 10 इंजन है, लेकिन पेट्रोल सिर्फ 1 इंजन में जा रहा है, तो हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा ढंग से। और 10 के 10 इंजन में पेट्रोल जाएगा तो हवाई जहाज बहुत बढ़िया लड़ेगा। ऐसे हमारे देश में जो 90% समाज, जो वंचित समाज है, इसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो ये देश दुनिया का सबसे उत्तम, सर्वोत्तम देश बन करके उभरेगा, सुशिक्षित, समृद्ध, खुशहाल और प्रबुद्ध। जी, आपने कास्ट बेस की बात की। इतने सालों से तो लगातार जिस घर से तमाम PM रहे हैं, उनको अगर वाकई में सोशल चेंजेस करने थे तो संविधान को पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करना था। अभी 14 साल से या 2014 के बाद आपको ये याद आ रहा है कि भागीदारी कितनी है, ओबीसी कहाँ है, शेड्यूल कास्ट कहाँ है, संविधान पूर्ण रूप से लागू करती कांग्रेस तो आज ये स्थिति नहीं होती देश की। देखिए, ऐसा है कि संविधान बनाया किसने? आज़ादी के बाद पावर आई थी कांग्रेस के पास, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अपनी अलग पार्टी चलाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और अगर इनको समता नहीं लानी होती कांग्रेस को, तो बाबा साहब को संविधान बनाने की जिम्मेवारी नहीं दी जाती। कांग्रेस में बहुत लोग थे, कोई कहता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान बनाएगा, कोई कहता था सरदार पटेल बनाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि अगर अच्छा संविधान बनाना है इस देश के भविष्य के लिए और समता के ऊपर आधारित संविधान बनाना है, तो ये काम बाबा साहब को देना पड़ेगा। तो बाबा साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर और संविधान बनाने का इतना काम अच्छा दिया गया। और आज हम बाबा साहब को इतना मानते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो हमारे संविधान के रचयिता हैं। उनकी उसमें प्रतिभा निखर के आई, पूरी दुनिया में पता लगा कि कितने प्रतिभाशाली थे। अगर उनको अवसर नहीं मिलता तो उसके बाद जो है, आप ठीक कह रहे हैं कि दलितों को, पिछड़ों को जितने अवसर मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। लेकिन पार्टी का कभी ध्यान होता है स्ट्रक्चर बनाना है, इस देश में सुई भी नहीं बनती थी। शिक्षा का आधार और मुफ्त शिक्षा दलितों, पिछड़ों को मिली। मैंने MBBS की 15 रुपये महीने पे मैंने की। आज कोई करके दिखा देना MBBS, पिछले 10-11 साल में इतनी महंगी सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी महंगी फीस हो गई कि मिडिल क्लास का व्यक्ति नहीं करा सकता। ठीक है, कभी कांग्रेस के द्वारा कंप्यूटर युग आया, और कभी आपने देखा शिक्षा में आरक्षण जो था पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, वो कांग्रेस ने किया। और नौकरियां बहुत मुट्ठी भर होती हैं, लेकिन शिक्षा, करोड़ों बच्चे हर साल 12वीं पास करके जाते हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। और हमारे बच्चे आप देखेंगे, चाहे वो दलित हों, चाहे अति पिछड़े हों या पिछड़े हों, मल्टीनेशनल कंपनियों में जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास शिक्षा आनी शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो सरकार है मनुवादी, RSS और BJP की, इन्होंने जो सरकारी कॉलेज थे, जो सरकारी स्कूल थे, उनका सत्यानाश कर दिया। तो ये एक तरह से जिसको कहते हैं ना, शिक्षा महंगी बना करके इस वंचित समाज को दोबारा से वंचित एकलव्य की तरह करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता मनुवादी मानसिकता है। लेकिन वो जो पुराना काम कर गए,
सोनिया जी के निर्देश पे जो मनमोहन सिंह जी और अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा में आरक्षण दिया पिछड़ों को, वो बड़ा लाभकारी सिद्ध हो रहा है आज हमें। आपने व्यवस्था की बात की तो हम अर्थव्यवस्था पर एक सवाल लेते हैं। आपकी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है दम तोड़ चुकी है। क्या ये बहुजन समाज, बहुसंख्यक लोगों का अपमान नहीं है जो बाहर की करेंसी भारत में लाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं? सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में आप ही के नेता राहुल गांधी जी के पैसा लगा हुआ है। नहीं, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता कि राहुल गांधी का पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट में। जी। दूसरी बात ये है कि हमारे जो कांग्रेस के कार्यकाल में एक से एक अर्थशास्त्री थे जो इसकी बुनियाद को, अर्थव्यवस्था की बुनियाद को पुख्ता कर रहे थे। ठीक है, हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी खुद एक दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री थे और बहुत सारे अर्थशास्त्री उसमें लगे हुए थे। उन्होंने मजबूत कर, दुनिया ने माना पूरी ने कि मनमोहन सिंह जी के समय में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। लेकिन ये जो मोदी जी आए, तो देखो मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ तो मैं साइंटिफिकली ट्रीट करूँगा पेशेंट को। मोदी जी आए तो वो झोला छाप तरीके से भाई नोटबंदी कर दो, जीएसटी लगा दो, उससे जो हमारे देश में जो है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो उसका सत्यानाश हो गया। मतलब भ्रष्टाचार को आप मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे देश में जो उत्पादन होता था ना, वो नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण बंद हो गया। अब सारा माल आज चाइना से आता है और हमारा देश सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, वहाँ से माल खरीदा, यहाँ बेचा। तो वो उत्पादन का काम जो है वो जीएसटी और नोटबंदी के कारण से बंद हो गया। इसलिए ट्रंप जो कह रहे हैं और दुनिया कह रही है, ट्रंप के अलावा और भी बहुत अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम इज़ डेड, क्योंकि ये जिस हिसाब से वाइब्रेंट था, रोबस्ट था, ठीक है ना, गतिशील था, इसमें एक जुम्बिश नज़र आ रही थी, वो सब समाप्त हो गई है। अब बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, रोज़ आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा में उनके परीक्षा लीक हो रही है। आपने छात्रों की बात की, एसएससी प्रोटेस्ट जो था, आरोप लग रहा है कि वो राहुल गांधी ने प्लान किया था वो प्रोटेस्ट। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी के कहने से इस देश का छात्र नहीं चलता, लेकिन वो छात्र इस देश का ये मानता है कि हमारे हितों की रक्षा राहुल गांधी कर रहे हैं। जब आप परीक्षा में इतनी धांधलियाँ करेंगे, कई किस्म की, मेरे सामने भी बात आई कि टाइम पे एंट्री नहीं होती, लेट एंट्री होगी, 9 बजे एग्ज़ाम शुरू हो गया, 10 बजे तक एंट्री हो रही है। ठीक है, जो परीक्षा व्यवस्था में जो धांधलियाँ, बिजली चली जा रही है, इंटरनेट जा रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है कंप्यूटर का, तो ये परीक्षा व्यवस्था को किसने ख़राब किया है? इन्हीं के राज में ख़राब हुआ है। तो उसका तो छात्र को गुस्सा आएगा, बेरोजगारी का गुस्सा आएगा। आप लीडर ऑफ अपोजिशन जो है एक प्रजा लोकतांत्रिक देश में, तो शैडो प्राइम मिनिस्टर है ना जी, तो अगर उनके गुस्से को वो नहीं सुनेगा तो वो गलत काम होगा, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, इसका मतलब। तो राहुल जी इन छात्रों की सुनवाई करके और इनके दर्द को स्वर दे करके एक तरह से एक सच्चे लीडर ऑफ अपोजिशन का लोकतांत्रिक देश में काम कर रहे हैं। जी, क्या वाकई में जिस तरीके से राहुल जी का बदलाव हुआ है, ऐसे देश में तमाम चुनाव आपने देखे होंगे अपने दौर में, क्या बिहार में जिस तरीके से चुनावी धांधली, वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं, उसमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा या वाकई में सामाजिक न्याय वहाँ पर दम तोड़ देगा? देखिए ऐसा है कि हजारों साल तक इस देश में जो ताकतवर लोग थे, जिनके हाथ में तलवार थी, वो आम आदमी की गर्दन पे तलवार रख कर के बादशाह राजा बन जाते थे। ठीक है, ये जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री बने और बाबा साहब ने संविधान बनाया, हर व्यक्ति को 1 मैन 1 वोट, 1 वोट इक्वल वैल्यू, यानी अदानी अंबानी का भी एक वोट है और गरीब से गरीब मजदूर का भी एक वोट है, बराबर वैल्यू है सबकी। ये हजारों साल में पहली बार हुआ है और ये मनोवादी ताकतों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही बात। आपने देखा 26 नवंबर को बाबा साहब ने ये संविधान देश को 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित किया। 3 दिन बाद इनका वो करते हैं, क्या मुख्य पत्र होता है, ऑर्गेनाइज़र आरएसएस का, उसमें वहाँ के जो आरएसएस के जो मुखिया थे उस समय के, उन्होंने लिखा है कि ये संविधान ठीक नहीं है भाई, इसमें तो मनुस्मृति का कुछ जिक्र ही नहीं है, जो मनुस्मृति के सिद्धांत हैं वो इसमें है नहीं। उन्होंने पुतले जलाए बाबा साहब के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। संविधान आज भी जंतर मंतर में कुछ लोग जला के चले जाते हैं जो मनोवादी मानसिकता के हैं। तो ये जो संविधान बना है, ये इससे पिछले 70 साल में
आपको आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि मेरा परदादा कितनी बुरी हालत में रहता था, आपको भी नहीं आइडिया, क्योंकि आपने देखा नहीं उनको। ठीक है, इस संविधान से कितनी प्रगति हुई है इसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। हाँ, आपके माँ बाप बताएंगे यार हम बहुत पहले भूखों मरते थे, अब देखो कम से कम रोटी तो मिल रही है हमें। तो ये संविधान को जिंदा रखना जरूरी है, और मनुवादी ताकतें इस संविधान को बिल्कुल ना खत्म करके मनुस्मृति वाला संविधान लागू करना चाहती हैं। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी संविधान विरोधी है। मोदी जी की आरक्षण नीति पर आपको शक है? वो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, अब तो संविधान को माथे से लगाते हैं। अब तो बदलाव आ रहा है ना, जैसे राहुल जी, आप कहते हैं बुद्ध में बदलाव आया, उसी तरीके से राहुल जी में बदलाव आया, मोदी जी में भी तो बदलाव आ रहा है। पार्टी भी तो संविधान की नीतियों पर काम कर रही है। देखिए, ऐसा है कि आरएसएस और भाजपा कभी सामाजिक न्याय शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, कभी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति की बात नहीं करते। समरसता, समरसता का मतलब ये है कि समाज जिस तरह से है वो रस बनाए रखो, संघर्ष मत करो, इसको स्वीकार कर लो कि ठीक है पाए लागू पंडित जी, ये वाला समाज चलने दो, बराबर की बात मत करो, ये है समरसता। तो इस देश में परिवर्तन आए और सभी लोगों को बराबर का मौका मिले, बराबर होने का मतलब जन्म के आधार पर जो ऊंच नीच व्यक्ति को बताया जाता है वो समाप्त हो, ये जरूरी है। और मोदी जी की आपने जाति जनगणना की बात की, जो दबाव में 29 जुलाई 2024 को, आज से लगभग 1 साल पहले, इसी लोकसभा में एक बहस चल रही थी जाति जनगणना के ऊपर। मोदी जी और उनके जो भी वहाँ पे सांसद बैठे हुए थे लगभग गालियाँ दे रहे थे राहुल गांधी को कि तुम्हारी जात क्या है। ठीक है, और मोदी जी भी ये कह रहे थे कि जो जाति जनगणना की बात करता है वो अर्बन नक्सल है, वो पापी है। लेकिन आप दलित और पिछड़ों का जो ये दबाव बना, जिस आवाज़ को राहुल गांधी जी बिल्कुल बबर शेर की तरह लेकर के आगे चले और सब वंचित समाज के लोगों ने उनका साथ दिया, तो ये बीजेपी घबरा गई। अब उन्होंने घोषणा कर दी 30 अप्रैल को कि हम जाति जनगणना करेंगे। अब जाति जनगणना एक बड़ा सिंपल शब्द है। ठीक है, हम फोटो खींचेंगे और हम एमआरआई करेंगे, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। फ़ोटो में तो सिर्फ आपका चेहरा आ जाएगा, लेकिन एमआरआई करेंगे तो अंदर की बीमारी आ जाएगी। अब जाति जनगणना अगर तेलंगाना मॉडल पे होगी तो वो होगा समाज का एमआरआई, कि किस समाज में शिक्षा की कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, किस समाज में गरीबी ज़्यादा है, गरीबी कैसे दीजिए, कौन सा समाज बिजनेस में पीछे है उसको बिजनेस में कैसे आगे लाया जाए। ये योजनाएं बनेंगी अगर सही डाटा आएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये गिन लिया गया कि भाई ब्राह्मण इतने हैं, बनिया इतने हैं, इसमें यादव इतने हैं, गुज्जर इतने हैं, जाट इतने हैं, दलित इतने हैं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। उससे नीतियाँ कैसे बनेंगी? आप चाहते हैं बिना मेरिट धारियों को भी सत्ता में या पावर सेंटर्स में लाके बैठा दिया जाए। जाति जनगणना ना जो तेलंगाना में हुई है उसमें 5 आयाम, सीप नाम दिया गया, SEEP, सोशल, इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, ये 5 डायमेंशंस की स्टडी की गई है 54 क्वेश्चंस के द्वारा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले इन 5 आयामों की सही गहराई से जांच हो जाति जनगणना में, फिर पता लग जाएगा किस जाति में क्या क्या कमजोरी हैं, फिर उसका इलाज होगा। डॉक्टर भी तो ऐसे ही करता है ना जी। तो जाति जनगणना में सिर्फ जातियों की गणना नहीं होनी चाहिए, 5 आयाम पता लगने चाहिए हर जाति के, किसमें कितना पिछड़ापन है, फिर जो जितना पिछड़ा है उसको उतनी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। ये देश और संविधान कहता है हमारा, वो होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ जातियों की उससे तो क्या पता लगेगा कौन कितना पिछड़ा कितना हुआ, उससे ये पता लगेगा भाई ये इनकी आबादी 3% है, इनकी 7% है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब आप चाहते हैं रूट पर काम किया? हाँ, जो सीप जो तेलंगाना में कांग्रेस ने कराई है ना, जिसमें 5 डायमेंशंस का गहराई से अध्ययन हुआ है, वो वाली जाति जनगणना हो। जी, कल राहुल गांधी जी ने देश की राजधानी विज्ञान भवन में कहा कि मैं राजशाही के खिलाफ हूँ, ना मैं राजा बनने के फेवर में हूँ, ना राजा किसी को देखना चाहता हूँ। क्या वो मैसेज देना चाहते थे इनडायरेक्टली कि जो कोई भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम फेस होगा वो ST SC OBC से होगा? देखिए, ऐसा है कि ये तो जनता डिसाइड करेगी और जो सांसद होते हैं वो डिसाइड करेंगे क्या होगा। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का प्रधानमंत्री 89 तक राजीव जी थे। तो 89 से लेके आज 36 बरस हो चुके हैं। 36 बरस से गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति
ऐसा नहीं है जिसने कोई मंत्रालय भी लिया हो। तो ये कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को मौका दिया, किसी को और को दें, लेकिन मेरा मानना ये है कि लोग आगे चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को अब की बार ये जो है ना, जो एक चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह का गड्ढा खोद दिया है मोदी जी ने इस देश में, उसको भरने के लिए मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी से ज़्यादा सक्षम कोई व्यक्ति नहीं है, तो उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जी। लोगों का एक आरोप भी है कि आपने जो पोस्टर अपना लॉन्च किया है सोशल जस्टिस के आधार पे, उसमें मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को डाइवर्ट कर दिया है, उसमें अबुल कलाम गायब हैं, ऐसा लोगों की प्रतिक्रिया है, इसलिए ये सवाल आपसे लिया जा रहा है। नहीं, हम तो जितने भी संविधान सम्मेलन करते हैं, तमाम बहुजन आइकॉन्स है वहाँ पर, लेकिन अबुल कलाम जिन्होंने इतना काम किया, वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। हमेशा हमारे रहते हैं, पता नहीं आप, क्योंकि वो बदलती रहती है ना तस्वीरें, जी। हो सकता है ना नज़र आई हो, जी। लेकिन हमने 12 संविधान सम्मेलन किए हैं, हर एक में अबुल कलाम भी रहे हैं, और हमारे मंच के ऊपर जनाब अली अनवर अंसारी साहब थे, और एक दो और अल्पसंख्यक के लोग भी थे। हम जो हैं वो अपना जो क्या कहते हैं, अब्दुल हमीद साहब, जी। जो परमवीर चक्र विजेता हैं, जो पसमानदा समाज से आते हैं, और कईयोम अंसारी साहब, उन सब के भी फ़ोटो हम अक्सर लगाते रहे हैं। मौलाना आज़ाद जी की तो लगाई हमने। जी। आपकी जो सामाजिक न्याय लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँची, उसका कितना असर ग्राउंड में दिखाई दे रहा है? देखिए, ये लड़ाई जो है ये एक दिन में तो समाप्त होगी नहीं, क्योंकि 3000 साल की वंचना का शिकार हुए लोग। तो जब तक इस देश का एक एक दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वो समता के स्तर पे नहीं आ जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जी। और जिस दिन समता आ जाएगी, इस भारत देश का एक एक नागरिक समता को प्राप्त कर लेगा, ये तब समाप्त होगी। लंबी लड़ाई है, मुश्किल लड़ाई है, और इसमें बब्बर शेर नेता की ज़रूरत है। जी। आपकी बब्बर शेर नेता बिहार में एक यात्रा करने जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है? चुनाव आयोग को घेरना या जनता के हितों को बचाना? देखिए, ऐसा है कि बब्बर शेर जो हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, वो यात्रा इसलिए करने जा रहे हैं कि इस समय 2500 चैनल हैं अदानी अंबानी के, जो सुबह से शाम तक लोगों को ब्रेन वॉश करते रहते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत बढ़ाने का काम करते हैं। तो राहुल जी अपनी यात्रा के द्वारा एक सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम में असली जो लड़ाई है वो ये है कि जो आपकी वंचना है वो समाप्त हो, रोज़गार मिले, आपको मान सम्मान मिले। यहाँ पे हमारे देश में जन्म के आधार पे लोगों को गालियाँ दी जाती हैं और कहावतें बना रखी हैं। मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरे समाज के बारे में बड़ी गंदी गंदी कहावतें बना रखी हैं, मैं बोल नहीं सकता, सिर्फ इस वजह से कि हमने उस घर में जन्म ले लिया, हमें गालियाँ सुनने को मिलती हैं। तो ये व्यवस्था के खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी के एक स्वभाव है कि वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब वो अन्याय उनको सोने नहीं देता। और यही बात मैं महात्मा बुद्ध की भी मैंने एक बार कही थी कि वो तो राजमहल में थे, प्रिंस से चलती रही ये व्यवस्था, उनको निजी तौर पे क्या दिक्कत है, फ़ायदा ही था ना इस व्यवस्था में, लेकिन वो जंगलों में निकल गए क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो यही दर्द राहुल गांधी का है कि जनता का एक आरोप है कि राहुल गांधी गरीब दिखने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, मोदी जी अमीर दिखने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, कहीं कंपटीशन तो नहीं है? देखिए, मैं इलाहाबाद होके आया था, मैंने इनके परिवार की एक सम्मेलन किया था, तो मेरा एक दोस्त ले गया वहाँ पे, तो मैंने देखा आनंद भवन ये वो, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये प्रॉपर्टी क्या मार्केट वैल्यू होगी, तो उसने बताया 50,000 करोड़ रुपए। मोतीलाल जी जो उस समय इनकम टैक्स देते थे, कल कुछ जिक्र किया अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उसका, ठीक है, लेकिन एक तो होता है ना मेरे पास धन नहीं है और मैं बढ़िया बड़ा चश्मा, इम्पोर्टेड चश्मा लगाऊंगा, इम्पोर्टेड घड़ी पहनूंगा, पता नहीं कितने करोड़ की कार में चलूंगा, कितने 8200 8000 कितने के जहाज़ में घूमूंगा, ये शौक़ नहीं है राहुल गांधी जी को। एक सादा सफ़ेद टी शर्ट में वो अपना जीवन बिताते हैं। और महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही सादा कपड़ों में रहते थे, महात्मा गांधी भी ऐसे ही रहते थे, ठीक है, तो वो उनका अपना वो है। जी, एक सवाल लेंगे, बिहार का चुनाव है, क्या आपकी पार्टी और आपके जो नेता हैं वो टिकट जो देंगे वो डाइवर्सिटी देखकर देंगे कि वो पहले से डिसाइड है, ST SC OBC की भागीदारी वहाँ देखने के लिए मिलेगी कि नहीं? देखो, राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, तो एक तो होता है हमारा मिशन। इस समय ये है कि देखो, आरक्षित सीटों पे तो आरक्षित उम्मीदवार लड़ते हैं, लेकिन जो अनारक्षित सीटों हैं
उन पे कांग्रेस पार्टी का एक सोच है, एक मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ा समाज के लोगों को उस पर टिकट दें। कारण ये है कि इनको आगे आने का कुछ चुनावी व्यवस्था ऐसी है कि इनके लोगों को विधायक बनने का मौका नहीं मिल पाता। ये इस अन्याय को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहेगा कि विनेबिलिटी वाले, जिनमें जीतने की भी, ये भी नहीं कि टिकट दे दें वो हार के आ जाए तो उसका कोई लाभ नहीं, जीत भी सुनिश्चित करनी है उसकी। तो ये दोनों काम में चुनाव में हमारा जो मिशन होगा या लक्ष्य होगा वो ये है कि जनरल सीटों पे अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट भी दी जाए और उनको जिताने की कोशिश की जाए, ताकि विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़े समाज के विधायक बन के पहुँचे हैं, उनके अपने समाज की आवाज़ को उठाएं और सरकार बनेगी हमारी। हम अति पिछड़े समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद दिलवाने की कोशिश करेंगे गठबंधन में। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। जी, क्या कहेंगे दर्शकों को? सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक समाज आपको इस वक्त सुन रहा है, क्या वाकई में आपकी इस लड़ाई से बदलाव आ रहा है? विधानसभा की जो आपने बात की, जी, बाबा साहब ने दलितों को तो आरक्षण दे दिया, तो अपनी आबादी के एक हिसाब से 19-20 उनको विधानसभा में स्थान मिल जाता है। लेकिन जो हमारा अति पिछड़ा समाज के भाई हैं वो विधानसभा में अपनी आबादी के अनुपात में नहीं आ पाते। 37% है बिहार में, उनके 37% विधायक नहीं बन पाते। तो ये है कि हमारी पार्टी का भरपूर प्रयास है और उन्हीं के जन जागरण के लिए राहुल जी इस 10 अगस्त से अपनी एक यात्रा का शुरू कर रहे हैं बिहार में, जो 15 दिन तक लगातार जारी रहेगी। और उसमें अति पिछड़ा समाज को और पूरा बिहार के जो अपने दलित हैं, ओबीसी हैं, गरीब हैं, उनको सबको एक जागरण किया जाएगा कि जो ब्रेन वॉशिंग का काम अदानी अंबानी के चैनल करते हैं 2500, उनसे दूर रहें। दिन भर वो जहर उगलते रहते हैं, उस जहर से उनका जो है ना एंटीटोड देने का काम करेंगे राहुल जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद और जय संविधान। जी, तो ये थे हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान डॉक्टर अनिल जैन। तमाम उन मुद्दों पर बात की जो जनता के जहन में भी थे और तमाम सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं। किस तरीके से इस देश में डाइवर्सिटी के मुद्दे को भटकाकर देश का टेलीविज़न और तमाम मनुवादी विचारधारा के पत्रकार दिन रात आपको तमाम ऐसे मुद्दों पर भटकाने की कोशिश करते हैं जो आपके इस्तेमाल के भी नहीं हैं, ना आपके संवैधानिक मूल्यों के हैं। और सोचिए किस तरीके से इस देश में ST SC OBC को, खासकर OBC वर्ग को दरकिनार कर दिया गया है। आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी भी वो अपने हकों और अधिकारों से वंचित है, आज भी वो हाशिए पर खड़ा है। ये लड़ाई को मजबूत बनाइए और नेता वही चुनिए जो आपके हक अधिकारों पर गंभीरता से सोचता हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी बातचीत पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।